इस एनिमे में हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को जो कि काफी ज्यादा कमजोर होता है और अपनी याददाश्त खो चुका होता है। तब उसका ख्याल रेचल नाम की एक लड़की रखती है जो कि उसका नाम बाम रखती है और हम देखते हैं बाम रेचल के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है। फिर रेचल उसे छोड़कर एक टावर पर चली जाती है एंड वो टावर कोई मामूली टावर नहीं होता। एक्चुअल में ये एक ऐसा टावर होता है जिसके टॉप पर अगर कोई पहुंच जाए तो उसकी सारी विशेष पूरी हो जाती है और रेचल ने बाम को बताया होता है कि वो सिर्फ स्टार्स को देखने के लिए ऊपर जा रही है। तब बाम भी रेचल के पीछे पीछे उस टावर पर चढ़ने का डिसाइड करता है। तब हम देखते हैं कि रेचल के लिए टावर के अंदर आने का बुलावा आ जाता है। रेचल टावर के अंदर चली जाती है और टावर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन टावर का दरवाजा बाम के लिए खुल जाता है और बाम को एक जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। तब वहाँ का केयरटेकर बाम का स्वागत करता है। तब बाम उससे रेचल के बारे में पूछता है। तब वहाँ का केयरटेकर बाम से सब सवालों के जवाब पाने के लिए टावर पर चढ़ने को कहता है। तो उसके लिए वो बाम को एक मॉन्स्टर के साथ लड़कर एक ब्लैक बॉल तोड़ने को कहता है। जैसे बाम आगे बढ़ता है तो वहाँ प्रिंसेस यूरी जहाद उसे रोक देती है क्योंकि बाम बहुत ज्यादा कमजोर होता है। और तब हमें किंग जहाद के बारे में पता चलता है जो कि टावर का किंग होता है और प्रिंसेस ऑफ जहाद वो होती है जिन्हें किंग को बचाने के लिए पावर्स दी जाती है। एंड प्रिंसेस यूरी जहाद केयरटेकर से टेस्ट आसान करने के लिए कहती है, लेकिन केयरटेकर उस बात के लिए मना कर देता है और प्रिंसेस यूरी जहाद को ब्लैक मार्च देने को कहता है जो कि किंग जहाद ने उसे दी होती है और वो इतनी पावरफुल होती है जो कि किसी भी चीज को काट सकती है। एंड तब प्रिंसेस यूरी ब्लैक मार्च को बाम को दे देती है और तब हमें पता चलता है कि बाम एक नॉन रेगुलर है, यानी टावर में कुछ लोगों को बुलाया जाता है जिन्हें रेगुलर कहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पावर्स का यूज करके टावर के दरवाजे खोलते हैं जिन्हें नॉन रेगुलर कहा जाता है। तब बाम उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चला जाता है और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर बाम को खा जाता है, लेकिन बाम उस मॉन्स्टर के मुंह में हमला करके बाहर आ जाता है और ब्लैक बॉल पर हमला करता है, लेकिन उस बॉल को कुछ नहीं होता। तब मॉन्स्टर बाम पर दोबारा हमला करता है तो प्रिंसेस यूरी का नेविगेटर बाम को ब्लैक मार्च से पावर मांगने को कहता है। तो तब हम देखते हैं ब्लैक मार्च बाम का क्यूट फेस देखकर बाम को अपनी ताकत एक दफा इस्तेमाल के लिए दे देती है, जिससे प्रिंसेस यूरी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ब्लैक मार्च ने कभी प्रिंसेस यूरी को अपनी ताकत नहीं दी। और तब बाम उस टेस्ट को पार करके दूसरे फ्लोर पर चला जाता है और ब्लैक मार्च को अपने साथ ले जाता है और प्रिंसेस यूरी भी ब्लैक मार्च को वापस लेने के लिए टावर पर चढ़ने का डिसाइड करती है, पर प्रिंसेस ऑफ जहाद को इस बात की इजाजत नहीं होती। तब बाम दूसरे फ्लोर पर पहुंच जाता है जहां 400 और रेगुलर होते हैं। तब वहां का एग्जामिनर अनाउंस करता है कि सिर्फ 200 लोग ही आगे जा सकते हैं, तो इसलिए वो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं और जब 200 रेगुलर बच जाए तो ये टेस्ट खत्म हो जाएगा। और तब हम यहाँ देखते हैं कि सबको एक एक ट्रैक बॉल दी जाती है जिससे कि वो रिमेनिंग कॉम्पिटिटर्स देख सकते हैं। तब सभी लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं तो एक पर्सन बाम को मारने आ जाता है, तभी दूसरा पर्सन उसी पर्सन को मार देता है जो कि बाम को मारने आया था। और तब हम देखते हैं सारे लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट करते हैं। तब एक स्नाइपर बाम पर निशाना लगा रहा होता है पर एक एलिगेटर आकर उसे बचा लेता है और उसके गन को मोड़ते हुए उसे जाने के लिए कहता है। तब वो एलिगेटर ब्लैक मार्च की प्रेजेंस को महसूस करके बाम को अपना टारगेट चुन लेता है और उसके पास चला जाता है। तब हम देखते हैं कि बाम 3 दुश्मनों से गिर चुका होता है। तब वो एलिगेटर बाम को उसके साथ लड़ने को कहता है और कुन उन दोनों को वहां छोड़कर जाने लगता है ताकि वो कुछ ऐसे दोस्त बना सके जो उसके साथ टावर पर चढ़ सके। और तभी कुन को बाम के हाथ में ब्लैक मार्च दिखता है और तब वो बाम की मदद का डिसाइड करता है और उस एलिगेटर को गिरा कर बाम को वहां से लेकर भाग जाता है। तब वो एलिगेटर रेक उनका पीछा करता है पर कुन अपनी समझदारी का यूज करके रेक को चकमा दे देता है। तब बाम और कुन एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और कुन बाम से ब्लैक मार्च के बारे में पूछता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये सिर्फ प्रिंसेस ऑफ जहाद के पास होता है। तब बाम उसे यूरी के बारे में बताता है। तब कुन सोचता है कि कहीं बाम नॉन रेगुलर तो नहीं है और तब वो दोनों एक दूसरे के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तब हम देखते हैं एक लड़की के पास एक ऐसा हथियार होता है जिसके ऊपर बाम के हथियार जैसा ही निशान होता है। तब वो और एक लड़का लड़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों बराबरी का मुकाबला कर रहे होते हैं और इन्हें लड़ने में काफी मजा आ रहा होता है। और रेक यहाँ लोगों को हराकर बाम को ढूंढ रहा होता है। कून देखता है कि अब 268 कॉम्पिटिटर ही बचे होते हैं। तब बाम कून को उसकी और रेचल की कहानी सुनाता है। तब कून उसे अपने साथ टीम बनाने के लिए कहता है। कून को बाम में इसलिए इंटरेस्ट होता है क्योंकि प्रिंसेस ऑफ जहाद ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया होता है। और तभी
वहाँ पर रेक आ जाता है और उन दोनों पर हमला कर देता है, पर कून उसके हमले को रोक देता है। और तब एग्जामिनर सबको लड़ाई रोकने को कहता है क्योंकि सिर्फ 200 कॉम्पिटिटर ही बचे होते हैं। और एग्जामिनर सब लोगों से कहता है कि अगर अब कोई लड़ेगा तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। और अब हम देखते हैं कि उस लड़की और लड़के ने अपने आसपास की सारी चीजों को तबाह कर दिया होता है। तब एग्जामिनर सब लोगों को 5 मिनट के अंदर अंदर 3 लोगों का पेयर बनाने को कहता है और वो सबको ये भी बताता है कि अगर कोई ये सब नहीं कर पाया तो वो फेल हो जाएगा। कून रेक को अपने साथ टीम बनाने के लिए कहता है और यहाँ वो लड़का और लड़की टीम बनाने की बात करते हैं और एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। तब एक और लड़का उनके ग्रुप में ऐड होने की कोशिश करता है पर वो उसे छोड़कर किसी और पर्सन को ढूंढने चले जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं रेक अभी भी कून और बाम पर हमला कर रहा होता है। तब कून रेक के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब बाम लड़ाई को बीच में रोककर सरेंडर कर देता है, पर रेक बाम से लड़ने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे एक ऐसा ओपोनेंट से लड़ना था जो उससे मुकाबला कर सके। तब कून उसे एक आइडिया देता है कि अगर वो उनके साथ टावर पर चढ़ेगा तो उसे लड़ने के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर मिलेंगे, पर रेक कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता है। तब 3 लोगों का पेयर बनाने के लिए 10 सेकंड बचे होते हैं। तब कून और बाम रेक को कसकर पकड़ लेते हैं जिससे कि वो तीनों पास हो जाते हैं। तब कून देखता है कि सिर्फ 120 रेगुलर ही पास हुए होते हैं। तब रेक अभी भी बाम से लड़ने की बात कर रहा होता है। तब कून उसे चुप रहने के लिए चॉकलेट देता है जो कि रेक को बहुत ज्यादा पसंद आती है। तब हम यहाँ देखते हैं कि अनाक और हात्सु को मजबूरी में शिबिसु के साथ टीम बनानी पड़ती है और वो दोनों इन बात से बिल्कुल खुश नहीं होते। और तब वहाँ अगले टेस्ट का एग्जामिनर लैरो आ जाता है और हम देखते हैं वो एक रैंकर होता है और हमें पता चलता है कि रैंकर वो पर्सन होते हैं जो कि एक दफा टावर के टॉप पर जा चुके होते हैं और बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। और लेरो और भी कॉम्पिटिटर को फिल्टर करने के लिए अपनी ताकत शिंसु का यूज करता है जिससे कि सभी लोग पीछे की तरफ धकेले जाते हैं और इनके सामने पानी की दीवार बन जाती है। तब लेरो कहता है शिंसु टावर की पावर का सोर्स है और हम इसी की वजह से यहाँ पर सांस ले पा रहे हैं और सारे टावर के मेंबर्स इसी को यूज करके लड़ते हैं। इसलिए अगर कोई भी टीम इस पानी की दीवार को पार करके दूसरी साइड आ जाएगी तो वो पास हो जाएगी और अगर टीम में से कोई भी मेंबर दीवार के दूसरी तरफ रह जाएगा तो उसे फेल माना जाएगा। इस टावर पर चढ़ने के लिए आपको सबसे ज्यादा लक की जरूरत है तो इसलिए आप तैयार हो जाओ। तब कून बाम की चिंता करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि बाम कमजोर होने की वजह से इस दीवार को पार नहीं कर पाएगा। और तब हम देखते हैं कि बाम पहले से ही दीवार की दूसरी तरफ होता है क्योंकि पानी ने उसे पीछे की तरफ धकेला ही नहीं होता। तब लेरो हैरान हो जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि इस टावर में एक मॉन्स्टर आ चुका है। तब यहाँ लेरो बाम के साथ डील करता है कि अगर वो ये सही से गेस कर पाएगा कि सबसे पहले दीवार को कौन पार करेगा तभी वो उसके किसी भी सवाल का जवाब देगा। अगर वो ऐसा ना कर पाया तो बाम लेरो के किसी भी सवाल का जवाब देगा। और तब हम देखते हैं कि लेरो और बाम दोनों अनाक को चुनते हैं और अनाक सच में पहले ही बार में उस दीवार को पार कर लेती है और हम देखते हैं कि हात्सु भी उस दीवार को आसानी से पार कर लेता है। फिर शिबिसु के लिए ये मुश्किल हो रहा होता है। तब लेरो बाम के किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। तब बाम उससे नॉन रेगुलर के बारे में पूछता है। तब लेरो उसे बताता है कि ये टावर 3 सेक्शन पर बटा हुआ है। पहला आउटर टावर जो कि रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, दूसरा है इनर टावर जहाँ पर अब हम लोग हैं और यहाँ तक सिर्फ रेगुलर पहुँच सकते हैं और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मिडल एरिया है। बहुत सारे लोग आउटर टावर में रहते हैं और इनमें से कुछ ही लोग केयरटेकर के द्वारा चुने जाते हैं और इन्हें इनर टावर के अंदर आने की परमिशन मिल जाती है। और नॉन रेगुलर वो होते हैं जो बिना चूज किए जबरदस्ती अंदर घुस आते हैं और वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। तब हम देखते हैं शिबिसु एंड सरीना उस दीवार को पार नहीं कर पा रहे होते, पर हम देखते हैं कि एक पर्सन जो सो रहा होता है वो बड़ी आसानी से इस दीवार को पार कर लेता है। तब एक स्नाइपर को इस टेस्ट के रूल बिल्कुल पसंद नहीं आते। तब लेरो उसे शिंसु की पावर दिखाता है और हम देखते हैं कि वो इसके सामने बिल्कुल टिक नहीं पाता। तब कून और रेक भी उस दीवार को आसानी से पार कर लेते हैं, पर कून का बैग किसी वजह से फंस जाता है। तब वो जोर लगाकर उसे खींचने में कामयाब हो जाता है। तब लेरो वापस जाते हुए बाम को कून के ज्यादा करीब आने से मना करता है और तब हम देखते हैं शिबिसु और सरीना पूरा जोर लगाकर उस दीवार को पार कर लेते हैं। और यहाँ हम देखते हैं एक और एग्जामिनर कून के बारे में जानता होता है और उसके वहाँ आने पर बहुत ज्यादा खुश होता है।
और तब यहाँ हमें खून का पास दिखाया जाता है जहाँ मारिया ने प्रिंसेस ऑफ जहाद बनने के बाद खून को धोखा दे दिया होता है, जिसकी वजह से खून की सारी फैमिली मारी जाती है और उसे भी मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तब खून की माँ किसी पर भी भरोसा करने से मना करती है और तब हम यहाँ देखते हैं बाम को पहली दफा स्काई के बारे में पता चलता है, जिसे सुनकर रेक बहुत ज्यादा हंसने लगता है। तब खून उसे बताता है ये शुन्सु के द्वारा बनाया गया एक फेक स्काई है। तब बाम उससे स्टार्स के बारे में पूछता है और उसे ये भी बताता है कि रेचल स्टार्स को देखने के लिए ही यहाँ आई है। तब खून पूछता है ये बहुत अजीब बात है ना, रेचल ने तुम्हारा इतना टाइम ख्याल रखा और आखिरकार क्यों वो तुम्हें छोड़कर टावर पर अकेली चली गई। जिसे सुनकर बाम को गुस्सा आ जाता है और वो खून को रेचल के बारे में कुछ भी कहने से मना करता है। तब हम देखते हैं जिस जगह पर टेस्ट चल रहा होता है वहाँ से लोगों की चीखने की आवाजें आने लगती है, जिससे वहाँ पर सारे लोग नर्वस हो रहे होते हैं। तब एक कॉम्पिटिटर उन्हें एक क्लू देता है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी टीम 5 मिनट के अंदर पास होती है। उनके चीखने की आवाज सुनाई नहीं देती। खून उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और तब हम देखते हैं वो कॉम्पिटिटर खून के हिस्ट्री के बारे में जानता होता है। जैसे ही खून से उसके बारे में बात करता है वैसे ही हम देखते हैं खून को गुस्सा आ जाता है और वो उस बंदे को मारने के लिए उतावला हो जाता है, पर खून किसी तरह अपने आप पर कंट्रोल कर लेता है। तब वो लोग टेस्ट देने अंदर चले जाते हैं। तब उस टेस्ट का इन्विजिलेटर हांग संग यू कहता है इस टेस्ट को पास करने के लिए आपको सही दरवाजा खोलना होगा और आपके पास दरवाजा खोलने के लिए सिर्फ एक ही मौका है और अगर आपने 10 मिनट में दरवाजा नहीं खोला तो ये टेस्ट खत्म हो जाएगा। तब खून और क्लूज मांगने लगता है। तब एग्जामिनर उसे कुछ नहीं बताता। तब रेक टेंशन में आकर पूरी तरह पागल हो जाता है। तब खून वहाँ के क्लूज के बारे में सोचने लगता है। तब उसे पुराने कॉम्पिटिटर का एक क्लू याद आता है पर वो फिर भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा होता है। तब उसे अपनी पुरानी यादें सताने लगती है और उसे मारिया का धोखा याद आ जाता है और तब हम देखते हैं उसे बाम के अंदर खुद की झलक दिखाई देती है। तब खून बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करता है। तब हम देखते हैं 5 मिनट होने से पहले ही रेक एक दरवाजे को खोल देता है और तब वो लोग पास हो जाते हैं। तब खून उस बात का रीजन पूछता है पर हम देखते हैं रेक ने रैंडमली एक दरवाजे को खोला होता है। तब हान संग यू कहता है तो मैं इस टेस्ट को पास करने के लिए 5 मिनट के अंदर एक दरवाजा खोलना था तो इसलिए तुम कोई भी दरवाजा खोल सकते थे। तब खून पूछता है आखिरकार ये टेस्ट क्यों था, क्या प्रिंसेस ने जो तुम्हें गाँव दिए थे वो अभी तक नहीं भरे, तुम्हें अभी भी किसी पर विश्वास नहीं होता और तुम अभी भी कुछ भी तय नहीं कर पाते हो, तो इसलिए तुम्हें कुछ दोस्त चाहिए जो बिना हेजिटेशन के तुम्हारे लिए दरवाजा खोल सके और वैसे भी तुम उन अंकों को नहीं पहचानना चाहते जिन्होंने आज तक धोखा नहीं खाया है। तब खून वहाँ से जाने लगता है। तब हांग संग यू कहता है अपना ध्यान रखना, तुमने कुछ ज्यादा भारी बैग उठा रखा है और तब हम देखते हैं और भी बहुत सारे लोग उस टेस्ट को पास कर लेते हैं और तब हमें यहाँ पता चलता है कि जिस कॉम्पिटिटर ने इन्हें हिंट दिया था उसे एग्जामिनर ने ही भेजा होता है ताकि वो ये जान सके कि वो इस हिंट की मदद से कुछ कर भी पाएंगे या नहीं। तब बाम उस प्रिंसेस के बारे में पूछता है पर खून उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है और सोचता है मुझे नहीं पता कि मैं इसके अंकों को बचाना चाहता हूँ या नहीं, पर मुझे इतना पता है कि मेरे अलावा वैसा धोखा किसी को नहीं मिलना चाहिए। और तब हम देखते हैं एक और जगह पर टेस्ट चल रहा होता है जहाँ पर 400 कॉम्पिटिटर में से सिर्फ 3 कॉम्पिटिटर ही पास होते हैं और बाकी सभी लोग मर जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अजीब बात होती है। तब हांग संग यू ये डिसाइड करता है कि वो किसी को इसके बारे में नहीं बताएगा। तब शिबिसु बाम और उसके दोस्तों के साथ दोस्ती करने लगता है और हम देखते हैं लायरो भी वहाँ आ जाता है जो सबको एक बोनस टेस्ट के बारे में बताता है और उसके 2 रूल्स बताता है, जिसमें पहला होता है कि कोई भी उसे अपनी मर्जी से ले सकता है और दूसरा ये होता है जो भी कोई वो टेस्ट पास करेगा उसका और कोई टेस्ट नहीं होगा और उसे टावर पर चढ़ने की परमिशन मिल जाएगी। तब सभी लोग टेस्ट के लिए हाँ कर देते हैं और हम देखते हैं उनका अगला टेस्ट क्राउन गेम होता है जहाँ पर सभी को एक दूसरे से क्राउन छीनना होता है। तब लायरो उस गेम के रूल्स बताता है जिसके अकॉर्डिंग टीम के एक मेंबर को हर टाइम क्राउन पहनकर थ्रोन पर बैठना होगा और हर राउंड में 4 टीमें उस टीम के साथ लड़ेगी और आखिर तक जो पर्सन थ्रोन पर बैठा होगा और अगर वो चेंज ना हुआ तो वही टीम उस गेम को जीत जाएगी और अगर गलती से वो पर्सन उस थ्रोन से उतर जाएगा तो वो टीम हार जाएगी और दूसरी टीम उनकी जगह ले लेगी और अगर कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करेगा तब भी ये गेम खत्म होकर ही रहेगी। और तब हम देखते हैं
दूसरे टेस्टिंग एरिया से भी कुछ लोगों को बुलाया जाता है और तब लेरो पहले 5 टीमों को आगे आने के लिए कहता है और कुन ये डिसाइड करता है कि वो लोग बाद में लड़ेंगे। तब यहाँ शिबिसु और उसकी टीम लड़ने के लिए चली जाती है और हम देखते हैं अनाक अकेले ही अपने ओपोनेंट टीम को हरा देती है और खुद क्रोन पहनकर थ्रोन पर बैठ जाती है। और तब हम देखते हैं बाम को वहाँ पर रेचल का एहसास होता है और तब वो रेचल को आवाज देने लगता है और उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तब लेरो अगले राउंड्स के लिए टीम्स को बुलाने लगता है पर कुन अभी भी रेक को आगे जाने से रोक रहा होता है और तब रेक उसकी बात मानने के लिए 10 चॉकलेट मांगता है। और तब हम देखते हैं अगले राउंड में उनसे लड़ने के लिए 2 टीमें आती है और हम यहाँ देखते हैं सरीना का एक टीम मेंबर मजे से सो रहा होता है और तभी वो सारे लोग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और तब हम देखते हैं हात्सु बहुत कमाल की लड़ाई लड़ रहा होता है और उसने अकेले ही एक टीम को रोक कर रखा होता है। और तब यहाँ शिबिसु भी दूसरे टीम को रोकने में कामयाब हो रहा होता है और तभी वो टीम उसे पकड़ लेती है। तब हात्सु उसे बचा लेता है और हम देखते हैं हात्सु ने अपनी साइड वाली टीम को हरा दिया होता है। और तब रेक यहाँ कुन को पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है पर कुन इसे फिर भी मना करता है क्योंकि अगर वो बहुत जल्दी पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हें बहुत सारी टीम से लड़ना होगा जिसकी वजह से वो लोग जल्दी थक जाएंगे। तब बाकी टीमें इन्हें आसानी से हरा देगी। और यहाँ हम देखते हैं लोरे ने भी अपनी टीम को यही चीज बोली होती है और उन्हें ये विश्वास दिलाया होता है कि वो अनाक से क्रोन छीन कर रहेंगे। तब लोरे शिंसू का यूज करके अनाक को थ्रोन के ऊपर से उठाने पर मजबूर करता है और उसे चोट भी पहुंचाता है जिससे अनाक को गुस्सा आ जाता है और तब वो अपने हथियार से चारों तरफ तबाही मचाने लगती है। और तब हम देखते हैं बाम का हथियार अनाक की हथियार की वजह से रिएक्ट करने लगता है क्योंकि अनाक का हथियार भी ब्लैक मार्स की तरह होता है और अनाक को भी इस बात का एहसास हो जाता है। तब सरीना इस बात से डरकर अपने टीम को लेकर वापस केबिन में चली जाती है जिससे कि वो लोग डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं और लोरे दोबारा से सो जाता है। तब अनाक थ्रोन से उठकर बाम के केबिन के पास चली जाती है और उसे तोड़कर ब्लैक मार्स के वहाँ होने का कारण पूछती है। फिर अनाक सबको बताती है बाम के पास जो हथियार है वो ब्लैक मार्स है जो कि किंग जहाद ने सिर्फ प्रिंसेस को दिया है और जो अनाक के पास हथियार है वो भी ब्लैक मार्स की तरह हथियार है जिसका नाम ग्रीन अप्रैल है और वो प्रिंसेस ऑफ जहाद है। तब वो बाम से उसका हथियार मांगने लगती है पर बाम इस बात के लिए मना कर देता है और तब अनाक जैसे ही ब्लैक मार्स को जबरदस्ती छीनने लगती है वैसे लेरो आकर उसे रोक देता है। तब अनाक बाम के साथ एक डील करती है अगर उसकी टीम क्राउन गेम के एंड तक टिकी रहती है तो वो बाम को अपना ग्रीन अप्रैल दे देगी और अगर उसकी टीम हार गई तो बाम को ब्लैक मार्स अनाक को देनी होगी। तब बाम इस बात के लिए मना कर देता है। तब अनाक उसे मारने की धमकी देती है। तब बाम अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगता है और तब हम देखते हैं कुन और रेक उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब हम देखते हैं थ्रोन से उतरने की वजह से अनाक के टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और यहाँ दूसरे एरिया से आई हुई लड़की अनाक को इम्पोस्टर कहती है जिससे अनाक को गुस्सा आ जाता है पर हात्सु से कुछ भी करने से रोक देता है। तब कुन अनाक की बात न मानने के लिए बाम को शाबाशी देता है और तब उसे ये बताता है कि उसने ये सब कुछ रेचल की वजह से किया है क्योंकि रेचल ने उसे सिखाया था कि उसे कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तब बाम खुद को वीक और यूजलेस कहता है। तब कुन कहता है ये सच है कि तुम कमजोर हो पर असल में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। तुम चाहे मरने वाले थे पर फिर भी तुमने अपना वादा निभाया और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा कभी नहीं कर पाता। तब तीसरा राउंड स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं बाम की टीम से लड़ने के लिए वहाँ 3 और टीमें आ जाती है और सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और क्राउन को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं पर कुन उस क्राउन को हासिल कर लेता है। कुन क्राउन को अपने बैग में छुपाकर सबको लड़ने के लिए कहता है। तब सभी लोग कुन पर हमला कर देते हैं और तब हम देखते हैं कुन उन सब के हमलों से बचने के लिए क्राउन को बीच में फेंक देता है ताकि सभी लोग आपस में खुद ही लड़ते रहे। तब सब लोग क्राउन को हासिल करने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कुन के पास एक और क्राउन होता है जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और तभी यहाँ दूसरे एरिया से आई हुई लड़की सभी को मारने की बात करती है और रेचल उसकी बात में हामी भरती है।